स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की बड़ी बहस में। मैं हूं जब्बार खान। जी हां, बाबरी में सभी बरी कर दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर के महंत नृत्य गोपाल दास से लेकर के विनय कटियार, हर शख्स बरी। एक बात साफ है कि 6 दिसंबर 1992 को कोई अपराध नहीं हुआ। आज के फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है, यानी कि सब बरी कर दिए गए। 3 वजह हैं। एक ये कि उस वक्त जो कुछ हुआ अचानक हुआ, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। साक्ष्य जो सीबीआई की तरफ से दिए गए उनकी प्रामाणिकता नहीं हो सकी या नहीं किए गए, यानी कि सबूतों के अभाव में सब के सब बरी कर दिए गए। यानी कि नो वन किल्ड जेसिका, नो वन डिमोलिश बाबरी ढांचा, अदालत का फैसला। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है। क्या 28 वर्षों तक जिन आरोपियों ने, जिन लोगों ने अपने सर पर इस आरोप को लेकर के ढोया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जगहों पर नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, क्या उसकी भरपाई इस फैसले के जरिए हो जा रही है, या फिर वो लोग भी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे अपनी इमेज डैमेज किए जाने को लेकर के, किसी दूसरे के खिलाफ में साजिश करने को लेकर के? इसका भी एक पहलू है। लेकिन क्या इस पूरे मामले में 28 वर्षों तक सीबीआई की तरफ से जो जांच की प्रक्रिया चली, जो अदालत में सबूत पेश किए गए, क्या उसमें कहीं कोताही रही है, या फिर सीबीआई ने एडीसी चोटी का जोर लगाया? बावजूद इसके ये सारे तर्क, ये सारे सबूत, ये सारे गवाह फेल हो जाते हैं अदालत के अंदर। आज जज ने फैसला सुनाया, उनका आज अंतिम दिन भी था अदालती प्रक्रिया के लिए। आज ही वो रिटायर हो गए। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, स्वागत है सर आपका। साथ में बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी साहब, स्वागत है आपका। और एक एक्स पूर्व आईपीएस हमारे साथ में राजेश राय जी हैं, आपका भी स्वागत सर। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर सैयद जरीन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं ओपी सिंह साहब आपकी तरफ ही आना चाहता हूं। एक सवाल मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था अपने दूसरे सहयोगियों से। इस फैसले के बाद में क्या यह समझा जाए कि 6 दिसंबर 1992 को कोई आपराधिक कार्य हुआ ही नहीं? ये मैं क्या कहूं, इस कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उससे तो ये साबित हो ही गया कि जिन लोगों पर आरोप था। नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, कौन लोग थे उस डेमोलेशन के पीछे? उसमें कोई नहीं था, यह साफ हो गया। मगर क्या कोई अपराध भी नहीं हुआ, यह भी आज साफ हो गया। मुझे लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु इस वक्त विष्णु विनोदम जी भी जुड़े हुए हैं। विष्णु विनोदम जी, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग? विष्णु विनोदम जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है जब्बार जी? जी 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 जी, आवाज आ रही है जी। पहली प्रतिक्रिया, चूंकि आप एक हिंदू धर्म गुरु हैं और ऐसे में मैं दूसरी प्रतिक्रिया के तौर पर सैयद जरीन जी आपकी तरफ आऊंगा। पहली प्रतिक्रिया विष्णु विनोदम जी। जी, मैं ये कहूंगा कि ठीक है, इस वक्त ये बरी हो चुके हैं। और अभी मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी को भी सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि इससे भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल बड़ा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, जो वो भी कह रहे थे। देखिए, यहाँ पॉलिटिकल बेनिफिट और देश के बेनिफिट की बात भी की जाए, क्योंकि खाली पॉलिटिकल बेनिफिट की बात की जाएगी तो देश गर्द में जा रहा है। नहीं, आज जो देश आप के गलत कोट कर रहे हैं विष्णु विनोदम जी। आप अमिताभ अग्निहोत्री जी को गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको फायदा हुआ, उन्होंने ये कहा कि जो स्टैंड संघ और बीजेपी लेता हुआ आ रहा था, वो स्टैंड आज सही साबित हुआ दोनों फैसले में, इसलिए राजनीतिक तौर पर उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, मेरा ये कहना है कि इसके दो पहलू, एक ये कि सारे के सारे लोग बरी हो गए। दूसरा पहलू इस पर यह है कि क्या 6 दिसंबर को कोई अपराध नहीं हुआ, यह भी आज साबित हो गया। जी, जाहिर सी बात है, जब बरी हो गए तो साबित ही हो चुका है। इसमें तो क्लियर कट है। नहीं, जब कोई अपराध हुआ ही। मैं उन आरोपियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आज बरी हो गए। क्या 6 दिसंबर को कोई अपराध भी नहीं हुआ, यह भी साबित हो गया? देखिए, किसी का दिल जुड़ता है, किसी का टूटता है, यही राजनीति है। और यही धर्म भी आज के समय में यही कर रहा है। धर्म एक्चुअल तोड़ने का काम नहीं करता, जैसे हमें जरीन जी को भी लाइएगा इनके साथ में। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।
जैसे जैसे धर्म हमें सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना, जाहिर तौर तो यही जो हमें स्कूल में सिखाया जाता था, कॉलेज में सिखाया जाता था, आज जो धर्म को देख रहे हैं वो तोड़ने का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा है, मंदिर मस्जिद ये वो, आज देश टूटता जा रहा है। आज जो वेदना जो चल रही है देश में, वो हिंदू मुसलमान से ऊपर सोचना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। और अगर नहीं सोच पाए तो सैयद कहीं ना कहीं जरीन जी, देश बहुत गर्द में ठीक जा है, रहा है। ठीक है। सैयद जरीन जी फैसले का स्वागत करती हैं, सम्मान करती हैं, और जो आरोप उन सभी लोगों के ऊपर लगाए गए थे, आज उन आरोपों से सबको मुक्ति मिल गई है। बड़ा दिन आज, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी। मुझे पूरी अपनी जो बात है वो कहने दीजिए। हम न्यायालय का फैसला आया और हम सब भारतीय होने के नाते उसके पूरे तरीके से उसका सम्मान करते हैं। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं उसका अपने न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, मुझे अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब ये वाकया घटा था तब शायद मैं बहुत छोटी होंगी, लेकिन जितना भी मैंने अध्ययन करा, जो आज न्यायालय का जो फैसला आया उसमें ये बताया गया है कि सोची समझा हुआ नहीं था, अचानक हो गया, कोई प्लान नहीं करा गया था इस घटना को। अच्छा, जहाँ तक मैंने जो अध्ययन किया है उस पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई दिनों से कार सेवक आ रहे थे, एक अच्छी खासी हजारों की मॉब वहाँ इकट्ठा थी। जो एफआईआर दर्ज हुई थी, करीब 40-42 एफआईआर दर्ज थी कि सीबीआई ने मजबूती के साथ में साक्ष्य नहीं रखा। देखिए, मैं इतना कहना चाह रही हूँ, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वहां पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारों ने अपने बयान दिए थे, जो उन्होंने एफआईआर कराई थी, उन्होंने बताया था कि वहां पे रस्सी और काफी सामान पहले से मौजूद था, कार सेवक पहले से मौजूद थे। थोड़ी सोची समझा सब कुछ उनको प्लान करा जा रहा था कि कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है, हम सम्मान करते हैं, हम मुस्लिम्स हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। संतुष्ट नहीं आप फैसले से? थोड़ी सी दुख हुआ है हमको, फैसले से संतुष्ट नहीं है? जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, नहीं, आप फैसले से संतुष्ट नहीं है? एक चीज देखिए, चाहे नहीं संतुष्ट की बात नहीं, मैं सम्मान करूंगी इस वक्त में जबकि खुद न्यायालय के न्यायाधीश निकल करके जो जितने भी फैसले, आप इस बात को क्यों नहीं मानती हैं कि अदालतें आपकी भावना से नहीं चलती हैं? अदालतें किसी की भावना से नहीं चलती हैं। अदालतें साक्ष्य और सबूत मांगती हैं। नहीं दे सके अदालत के अंदर साक्ष्य और सबूत, बरी होंगे क्यों नहीं होंगे? रामनाथ कोविंद जी को जब खुद राम मंदिर की भूमि पूजन पे नहीं बुलाया जाता है, जब दलित की एक बेटी को 15 दिन तक वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जा रहा है। मैं उस तरफ नहीं जाने दूंगा, इस बहस को। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं डाउट आता है। मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिएक्शन ओपी सिंह साहब आपका, ठीक है, एक प्रतिक्रिया ओपी सिंह साहब। हमारे देश में जो भी सरकार चल रही है, हमारे देश की सरकार अदालत के ऊपर आप अदालत की अवमानना शायद करने लग जाएंगी बोलते बोलते, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अदालत की अवमानना तो ना करने लग जाएंगे? बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि देखिए, नहीं, मैं सम्मान कर रही हूं, लेकिन ऐसे वक्त पे सम्मान कर रही हूं जब न्यायालय के खुद न्यायाधीश निकल करके शंका जता रहे हैं, चिंता जता रहे हैं अदालत के फैसलों पर। ठीक है, मैं एक कमेंट के सबसे ले लूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। मैंने आपको बहुत समय दे दिया। जरीन साहिबा, ओपी सिंह साहब, शक है, संदेह है सैयद जरीन जी को? अपने देश की संविधान पर, अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, अपने देश की किसी संवैधानिक संस्था पर अगर किसी को अविश्वास है तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे पूरा देश खुश है। ठीक है, और ये राम, ठीक है, मैं इसी नोट पर एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है। कपिश जी, एक वक्त था जब आपकी सरकार ने गोलियां भी चलवाई थी वहां पर। दोनों जो बीते दिनों फैसले आए हैं, आज फैसला और एक 9 नवंबर 2019 को, उन दोनों फैसलों के परिप्रेक्ष्य में शायद आपकी सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया था वो भी गलत था, इसको भी इस नजरिए से देखा जा सकता है।
आपकी प्रतिक्रिया क्या है बहैसियत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? सबसे पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि आस्था से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है और संविधान के अंतर्गत जो निहित विधियां हैं उनसे ये संविधान देश से तो चलता है। फैसला आया ना सर, हमारी सरकार फैसला के तो समय में संविधान जो से ही आया है डिमोलिश ना? का काम हुआ था आज का जो दोनों बड़े फैसले तो संविधान के जरिए ही आए हैं जी ना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या संविधान के जरिए नहीं आया? आज की अरे सीबीआई तो की पूरी विशेष बात तो अदालत होने का दीजिए, फैसला आप तो संविधान बीच के में जरिए टोक नहीं देते आया। हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कहिए कपिश जी। तो मैं हाँ टोकिएगा मत। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, उसके अंतर्निहित विधियों से चलेगा। जिस समय कार्यसेवक पे गोली चली थी उस समय भी इसी देश के संविधान और इस कानून के तहत सीआरपीसी के अंदर सिर्फ जो है मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है और मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा किसी के भी आदेश पे गोली नहीं चलती है। यह तत्काल परिस्थितियों का आकलन करके प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल होता है और उसके बाद चलती है। इसलिए हमारी सरकार पे यह आरोप लगाना सरासर गलत है और देश के संविधान पे आस्था न व्यक्त करना यह बात का दर्शाती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, उस समय भी ये इस पर स्टे था, मामला कोर्ट में था और अवमानना की बात थी। अगर सरकार विधिक रूप से उसको नहीं रोकती तो यह गलत काम होता। अब तीसरी चीज मैं कहता हूं, जो चार्जशीट बनी, जो आरोपी बने, वो आरोपियों का ट्रायल सीबीआई के अंदर हुआ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने सबसे पहला प्रश्न यह किया था कि कोई क्राइम इसके मतलब घटा कि नहीं घटा। देखिए, राम मंदिर का जब निर्माण होने का ये जो फैसला हमारी संवैधानिक पीठ ने किया था, उस समय गोगोई साहब और उन बहुमत के जजेस ने ये स्पष्ट कर दिया अपने निर्णय में कि क्राइम हुआ था। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि गिल्टी फील होनी चाहिए और इसमें अवमानना भी हुई थी। ये बात अलग है कि ये आरोपी इसमें सबूत के अभाव के आधार पर बरी किए गए हैं, इसके मतलब सीबीआई साबित नहीं कर सकी है और उसका फायदा इनको मिला है क्योंकि वो साक्ष्य नहीं मिले। अब एक बात ये कि सीबीआई इस बात को कहती है कि हम अपने लीगल एप्लीकेशंस का प्रयोग करेंगे और हम अपील करेंगे। तो ये अपील सीबीआई की बनती है, सरकार को अपील में जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय तक ये निर्णय जाना चाहिए। आपके हिसाब से सीबीआई ने बहुत कमजोरी के साथ इस केस को देखा, समझा, परखा या रखा, या इस पर उस मजबूती के साथ में अपने साक्ष्य रखने में नाकाम रही पूरे तौर पर सीबीआई? मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, मैं जब्बार भाई गलत व्याख्या कर रहे हैं आप। मैंने ये कहा कि सीबीआई ने जो साक्ष्य रखे, न्यायालय को ऐसा लगा कि ये ऐसे साक्ष्य नहीं है जिस पर दंडित किया जा सकता है, तो साक्ष्य के अभाव में उन्होंने बरी कर दिया। लेकिन अपीलेट कोर्ट विधि में जब सीबीआई निकालेगी कि इसमें क्या तथ्य की भूल हुई है तो उस पर अपील बनती है। ये संवैधानिक चीजें हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, राजेश राय जी, आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है कानून और कानून से जुड़े हुए तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के। इस पूरे मामले को आरोप लगना, 6 दिसंबर का प्रकरण, उसके बाद आरोप लगना, एक वक्त साल 2003 में ऐसा आया जब कुछ लोगों को बरी कर दिया गया, फिर धारा 120 भी जोड़ी जाती है, उसके बाद ट्रायल होता है, सारे गवाह, सबूत, सारी चीजें, और आज सब कुछ खारिज, सारे लोग बरी। एक पूर्व आईपीएस होने के नाते आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं और सीबीआई को कैसे देखते हैं ट्रायल केस में? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो फैसला है वो इसका जो मुख्य आधार है, क्योंकि जो इन लोगों के ऊपर आरोप थे, मैं समझता हूं कि शायद ये आरोप इनके ऊपर इस बात के तो नहीं थे कि छेनी हथौड़ी और सब कुछ लेकर के ये जाके इन्होंने खुद एक एक ईंट निकाल के जो विवादित ढांचा था उसको इन्होंने गिराया। ये इन्होंने खुद जा करके ढांचे को, एक एक ढांचे को गिराया, ये आरोप इनके ऊपर नहीं थे। इनके ऊपर आरोप थे तो ये थे कि ये लोग साजिश में शामिल थे। ठीक है, और इन्होंने साजिश करके लोगों को इकट्ठा करके बुला करके आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि सीबीआई को अब हाईकोर्ट जाना चाहिए इस फैसले के खिलाफ में? वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ उन्होंने जो इसकी पैरवी की है, अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने लचर पैरवी की है, ठीक है, और न्यायालय ने इस पे उनके पैरवी के हिसाब से विवेक पर ये सारी चीजें होंगी। मगर हिमांजलि गौतम सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। हिमांजलि जी, ये पूरा फैसला सबके सामने आ चुका है, उसके तमाम पहलुओं पर चर्चाएं हो रही हैं, मगर अब क्या सीबीआई ने जो साक्ष्य पेश किए गए थे, अगर उनको अदालत ने नहीं माना तो क्या सीबीआई इस फैसले को चैलेंज करेगी या करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? उनका
उनका लीगल राइट तो यही है कि वो इस फैसले को अगर वो उस पर अग्री नहीं करते तो उनके पास है ये पूरा लीगल राइट कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि एक जो पूरी प्रक्रिया है। जी हिमांजलि जो गौतम कानूनी जी, प्रक्रिया है एक उस और तरीके चीज, से। कोर्ट ने ये कहा कि जो ऑडियो, जो वीडियोस, जो चीजें पेश की गई उनकी प्रमाणिकता नहीं की जा सकती। इनसफिशिएंट एविडेंस था, टेम्परिंग की गई है वीडियोस के साथ। अब एक चीज समझना चाह रहा हूं हिमांजलि जी कि जिस वक्त ये सारे एविडेंस पेश किए गए, न्यायिक प्रक्रिया क्या कहती है कि उसी वक्त उनकी प्रमाणिकता के लिए कार्रवाई हो कि ये सबूत सही है या गलत है। 28 वर्षों के बाद तो कोई चीज प्रमाणिकता उस चीज की हो नहीं सकती ना, न उस फोटोज के नेगेटिव होंगे, न वो सारी चीजें होंगी। सर बात देखिए कि बात अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में आजकल जो चल रहा है कि तुरंत ही सबको हर चीज में फैसला चाहिए, कानून अपना काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में भी फैसला ले सकते हैं। हाँ, ये जो अननेसेसरी जो लंबी जो इतनी देरी हो जाती है उसके मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन आप सोचें कि आज नहीं, मैं साक्ष्यों की बात कर रहा हूँ। जो सबूत पेश किए जाते हैं, जो सबूत पेश किए जाते हैं, उन सबूतों की प्रमाणिकता क्या है उसकी जांच तो उसी वक्त शुरू में हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसा इस मामले में हुआ 28 वर्ष बाद तो उसकी प्रमाणिकता नहीं हो सकती ना। सर देखिए, डिले अगर ऐसे केसेस में अगर एविडेंस की होती है तो वो उसके लिए फेटल तो होती ही है। आप इतने लंबे समय तक अगर आपके जो साक्ष्य आपके पास हैं तो उसकी प्रमाणिकता। लेकिन एक और पहलू पे मैं आपका ध्यान उस पर आकर्षित कराना चाहूंगी कि आप देखते हैं कि इसमें अगर आप ये पूरे केस के जो अयोध्या वाला जो मामला है, अगर आप इसमें आपने शुरू से अगर फॉलो किया होगा तो बहुत सारे पेंच हैं और इसमें देखा है कि बहुत बार इसको लूप होल, कहीं से पहले उस केस को बंद कर दिया गया, फिर ठीक है, तो लूप होल्स आपको लग रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के बीच में सीबीआई ने जो कार्रवाई की, जो जांच पड़ताल की, उसमें लूप होल्स भी दिखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु गौतम जी हमारे साथ आप जुड़े। आप सभी मेहमानों से गुजारिश है कि बने रहिए। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। इस चर्चा को मैं आगे ले जाऊंगा क्योंकि कई सारी बातें इसमें सामने आ रही है। हिमांशु गौतम जो कि सीबीआई की अधिवक्ता, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, कह रहे हैं कि कई सारे लूप होल्स हैं। राजेश राज ये कह रहे हैं कि अब ये विशेषाधिकार है सीबीआई का कि वो चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए, उनके विवेक पर क्या कुछ अभी से टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। मगर आगे हम चर्चा करेंगे इस फैसले का इंपैक्ट क्या होगा पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर। हमारे साथ 2 धर्मगुरु भी जुड़े हुए। छोटा सा ब्रेक। सारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए, एक बार फिर से रुख उनकी तरफ कर लेते हैं। ऐसे में मैं सीधे सीधे आपकी तरफ आता हूं। हमारे साथ विष्णु विनोदम जी, सैयद जरीन जी जो ये कह रही हैं कि साहब सम्मान तो करते हैं अदालत का, संतुष्ट नहीं है, तो ये संतुष्टि कौन दिलाएगा? अदालतें तो किसी को संतुष्टि दिलाने के लिए नहीं होती ना, साक्ष्यों के आधार पर न्याय करने के लिए होती हैं। देखिए, कानून तो अंधा है, उस पर पट्टी लगी हुई है, वो तो क्लियर है जी। लेकिन अगर कहा जाए कि बाबर आतंकी था तो ये लोग कौन थे? ये भी आतंकी थे। जब जो मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं वो कौन है? वो भी आतंकी है। तो जाहिर सी बात है ये भी गुनाहगार ही है। रही बात धर्म की या न्याय की, ठीक है, न्यायपालिका तथ्य के आधार पर अपने कर्म को करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जितनी भी प्रक्रिया चल रही है वो कहीं ना कहीं देश के साथ तोड़ने की प्रक्रिया। तो आप ये मानते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया नहीं मानते हैं कि 6 दिसंबर को अपराध हुआ, मगर दोनों फैसले ये कहते हैं कि अपराध तो कोई नहीं हुआ, चैप्टर तो क्लोज हुआ। नहीं, जाहिर सी बात है। मैंने अभी आपको बताया कि बाबर को आतंकी बताया जाता है, तो ये भी आतंकी है, तो अपराध तो किया ही है, चिल्ला चिल्ला करके। ठीक है, ओपी सिंह साहब, विष्णु विनोदन जी को आपने सुना, प्रतिक्रिया? इनको ऐसा करना चाहिए था, वैसा कर। अरे भाई, 28 साल तक न्यायालय में 2000 पन्नों का जो विवरण तैयार हुआ है, वो साक्ष्य सबूतों को और गवाहों, 351 गवाह थे, 200 पन्ने का जजमेंट है, तो वो सब कुछ सीबीआई ने अपना जो तैयारी की होगी कोर्ट में दिया होगा। ठीक है, और कोर्ट ने साल ठीक है, एक सवाल मैं आपसे लेता हूं, फिर मैं कपिल श्रीवास्तव जी की तरफ जाऊंगा। ओपी सिंह साहब, आप लोगों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की 80 के दशक में, या जो स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के परिप्रेक्ष्य में, वो दोनों आप लोगों के स्टैंड सही साबित हो गए। अब इसका राजनीतिक फायदा तो और मिलेगा ना? देखिए, भगवान राम मंदिर के मामले में मैं भगवान राम के नाम पर नहीं कह रहा हूं, आपके जो स्टैंड थे उस स्टैंड को आप भुनाने की तो कोशिश करेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट ने अगर दशकों बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला किया और सीबीआई कोर्ट ने 28 साल बाद फैसला किया, तो इसमें
हम इससे जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, कपिल श्रीवास्तव जी, ये हमारे एजेंडा में है, ठीक लेकिन है। इससे लाभ कपिल और हानि श्रीवास्तव जी, का के उसके कपिल श्रीवास्तव जी, चश्मे से नहीं देख रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि राजनीतिक मंचों से लेकर के अब इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाएगा दोनों तरफ से, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो, अपने अपने परिप्रेक्ष्य होंगे? देखिए, मैं सीधी सी एक बात जानता हूं कि अगर किसी ने धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी दल ने नहीं किया। मैं स्पष्ट कहता हूं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बात अब संवैधानिक रूप से और अन्य उस संविधान के अंतर्गत बने हुए अधिनियम के तहत है। सीबीआई को ये पूरी अथॉरिटी है, विवेकाधिकार है कि वो अपीलियंट कोर्ट में जा सकती है। एक बात से मैं आपसे असहमत हूं और घोर विरोध दर्ज करता हूं कि आप लगातार दो चीजों को कह रहे हैं कि भाजपा की जीत है। अरे राम मंदिर अगर बना तो वो भाजपा की जीत कैसे हो सकती है? वो तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया के अनुरूप हुआ और देश जब गुलाम था तब से ये मामला चल रहा था। दोनों फैसलों मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, जबान में पूरी बात आ जाने दें। कपिल जी, मैं नहीं कह रहा हूं ना कि भाजपा की जीत है, मिल रही, फिर भी आप सुन लें मेरे सर मैं इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह कहा है कि बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी ये क्रिमिनल ऑफेंस था और ये कोर्ट की अवमानना थी क्योंकि वहां स्टे था। अब ये लोग उसमें शामिल थे नहीं शामिल थे, उसके लिए सीबीआई की अदालत लगी है और उस पर ये जाएंगे तो उसको आप इनके पक्ष में कैसे देख सकते हैं? एक लाइन में थोड़ा सा आवाज डाउन हो तो मैं बात करूं। जी जी, जब्बार जी, देखिए, जब राम मंदिर का फैसला आया पूरे देश ने उसको स्वीकारा, दोनों पूरे देश ने उसका सम्मान करा। लेकिन सम्मान जो भी मसले होते हैं, जो भी जो फैसले होते हैं बड़े बड़े, तो सम्मान हमने दिल से करा, हमने उस अपने न्यायालय का सम्मान करा, अपने संविधान का सम्मान करा। लेकिन दुख भी हुआ, दुख भी साथ में हुआ। अगर कोई ये कहे कि नहीं, अगर कोई ये बात कहे कि इसमें बीजेपी की जीत है तो बीजेपी की नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, एक तरफ जब अनुराग ठाकुर सांप्रदायिक बातें करके दंगों को भड़काते हैं, उनके ऊपर केस नहीं चलता है, लेकिन वही डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, वहां पर शक होता है, वहां पे दुख होता है। जब हमारे देश के राष्ट्रपति को भूमि पूजन में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ जाति की राजनीति हो रही है। मैं समय सीमा के बाहर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी राजेश राज जी एक कमेंट, एक परिवार को अंतिम दर्शन, पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते एक कमेंट नहीं दिया जाता है, तब राजेश राज जी, तब दुख होता है। सर मेरे पास वक्त नहीं, बस एक आखिरी कमेंट। मैं जरीन जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ और मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक तो न्यायालय का जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोगों ने हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके एक हिंदुस्तानी के तौर पे सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसको गले से लगाया। वो इस देश की एक बहुत बड़ी जीत थी। जैसा कि बात है कि इस मुकदमे में भी उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफेंस तो हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो 32 लोग थे, इन लोगों के खिलाफ सीबीआई साबित नहीं पेश कर सकी, सबूत नहीं पेश कर सकी पर्याप्त तौर पर। बहुत माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, R9 टीवी के माध्यम से अपनी अपनी बातें प्रतिक्रिया रखी। तो फैसला आ चुका है, सभी लोग बरी हो चुके हैं और ऐसे में एक सवाल बाकी है कि क्या 6 दिसंबर 1992 को कुछ अपराध हुआ था या नहीं।